पाकिस्तान पर एक साथ दो बम फूट पड़े हैं। एक तो अमेरिकी थिंक टैंक ने आतंकी मुल्क पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। कॉन्फ्लिक्ट्स टू वॉच इन 2026 की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल युद्ध हो सकता है और इसकी क्या वजह है वो भी बता दी गई। लेकिन तैयारी एक स्टेप आगे की है। हिंदुस्तान ने करीब 80,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने का फैसला किया है और उन्हें अपग्रेड भी करेगा। हताश और परेशान मुल्ला मुनीर को समझ नहीं आ रहा कि अब करना क्या है। मोदी कह ही चुके हैं या तो चैन से रोटी खाओ नहीं तो गोली खाओ। तो भाई साहब गजब का खौफ है बॉर्डर पर। डर के मारे पाकिस्तान के नेता अल बल कुछ भी बक रहे हैं। कबूलनामे की होड़ लगी है। हाँ, एक फर्क जरूर आया है, पाकिस्तान से अब आए दिन न्यूक्लियर बम वाली धमकियां नहीं दी जा रही। लेकिन क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस न्यूक्लियर बम का परमानेंट इलाज भी ढूंढ रखा है। बिना ट्रंप के, बिना यूरोप के और कई मायनों के, बिना पुतिन के स्वदेशी और शर्तिया इलाज मुनीर के ब्लफ का क्या है, कैसे होगा, देखिए। पाकिस्तान में आसिम मुनीर को खरी खोटी सुनाई जा रही है तो हिंदुस्तान मुनीर के चैप्टर को क्लोज करने का बंदोबस्त कर चुका है। मोदी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ड्रोन वाली चुनौती का सॉल्यूशन खोज लिया गया है। न्यूक्लियर से जुड़ा सवाल न खड़ा हो इसका भी पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है। बॉर्डर एरिया में सेना को वक्त रहते मदद मिल सके इसे ग्राउंड पर कंप्लीट किया जा रहा है। डिफेंस सेक्टर में पैसे की कमी आड़े ना आए इस पर भी फोकस है। मेक इन इंडिया हथियारों पर जोर दिया जा रहा है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी। सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान की सीक्रेट न्यूक फाइल मोदी की टेबल पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के A to Z परमाणु हथियारों की लिस्ट हाथ में आ गई है। किस लोकेशन पर कौन सा न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान ने तैनात किया है ये बताने के लिए खुद पाकिस्तान सामने आया है। यूं तो ये प्रक्रिया दोनों देशों के समझौते का हिस्सा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ठिकानों को चुन चुन कर टारगेट किया और फिर कैराना हिल्स को लेकर दावे किए गए, उसके बाद कहा जा रहा है कि शायद मुनीर ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा। मगर मोदी की रणनीति ने बता दिया कि पाकिस्तान जो सोच नहीं सकता मोदी वहां तक पहुंच जाते हैं। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकियों से न तो पहले फर्क पड़ा और न ही अब खास असर पड़ने वाला है, क्योंकि इस बार हिंदुस्तान ने ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जो मुनीर का मुगालता जड़ से खत्म कर देगी। 3,500 किलोमीटर रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया। इसे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिघाट से लॉन्च किया गया। इसकी बदौलत भारत जमीन हवा के बाद अब समंदर से भी परमाणु हथियार लॉन्च कर सकेगा। ये मिसाइल 2 टन तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। बंगाल की खाड़ी से यही संदेश दिया गया कि गुस्ताखी की तो बंकर या बुलेट प्रूफ जैकेट बचा नहीं पाएगी। आसिम मुनीर बुलेट प्रूफ ग्लास की आड़ में अपनी जान बचाता फिर रहा है। मुनीर के आगे जो ग्लास लगा है, दावा है कि वो बुलेट प्रूफ ग्लास है। हैरानी की बात यह है कि मुनीर ने सेना के अधिकारियों के साथ मीटिंग में यह बुलेट प्रूफ ग्लास लगवाया। आप देख रहे हैं, सेना के साथ मीटिंग में यह बुलेट प्रूफ ग्लास में बैठा है। सोचिए इसके खौफ का आलम क्या होगा। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तस्वीरें तब की हैं जब मुनीर रावलपिंडी में सेना की 273वीं कॉर्प्स कमांडर कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहा था। तब मुनीर बुलेट प्रूफ ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे था।
मुनीर की इस मीटिंग में सेना के कुछ अधिकारी दिख रहे हैं। एक खाली से हॉल में सेना के अधिकारियों के बीच मुनीर बुलेट प्रूफ ग्लास में था, इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि मुनीर को सेना के अधिकारियों के बीच डर क्यों लग रहा है भाई? क्या मुनीर को अपनी ही सेना से खतरा है? क्या मुनीर को सेना में अपने खिलाफ बगावत का डर है कि कहीं कोई उठ के मार ना दे? क्योंकि ऐसी कोई वजह नहीं है कि मुनीर को अपनी सेना के बीच भी बुलेट प्रूफ ग्लास में रहना पड़े, लेकिन वो रह रहा है तो वजह तो होगी कुछ बॉस। दिसंबर महीने के आखिरी 10 दिनों में भारत ने कई बड़े परीक्षण किए, जिनमें से अहम थे 4 मिसाइलों की टेस्टिंग। ये तस्वीरें पाकिस्तान की धुकधुकी इन सवालों के साथ बढ़ा रही है कि कहीं भारत ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 2 के लिए ट्रेलर तो नहीं दिखा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले इंडियन आर्मी ने कई तरह के ड्रोन एक्सरसाइज की थी, जिन्हें रेगिस्तान से लेकर बॉर्डर के इलाकों तक वायु समन्वय का नाम दिया गया। भारतीय सेना युद्ध की स्थिति में ड्रोन्स की चुनौती से और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम से कैसे निपटेगी, इसकी एक बानगी आपको दिखाते हैं। नारायणगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो ड्रोन्स हैं वो यहाँ पर उड़ाए गए हैं और बहुत बड़ी तादाद में जो ड्रोन्स हैं, अलग अलग टाइप के जो ड्रोन्स हैं वो यहाँ पर उड़ाए जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर लगातार जो ब्लास्ट हैं, जो धमाके हैं वो भी यहाँ पर हो रहे हैं। सीमा पर जब ड्रोन से बारूद और गोले गिराए जाते हैं उस वक्त जो स्थिति बनती है, लगभग वैसी ही परिस्थितियां यहाँ पर तैयार की गई हैं और उन परिस्थितियों में सेना कैसे काम करेगी वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तुर्की के ड्रोन पर पाकिस्तान हद से ज्यादा निर्भर है और ड्रोन वाली इस चुनौती को दफन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मुमकिन कदम उठा रहे हैं। हेरॉन ड्रोन की खरीद के लिए नया ऑर्डर दिया जा चुका है। 20 टैक्टिकली रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट यानी ड्रोन खरीदने की योजना बनाई गई है। अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन के लिए 32,000 करोड़ की डील फाइनल हो चुकी है। इसके अलावा ड्रोन स्वार्म तकनीक पर भी तेजी से काम किया जा रहा है, जिनकी बदौलत दुश्मन के रडार और बेस को तबाह करना बड़ी प्राथमिकता है। 2025 में हिंदुस्तान ने जो बाकी छोड़ दिया, कहीं 2026 में पूरा करके न दिखा दे। यही स्वप्न पाकिस्तानियों की नींद उड़ा रहा है। ये चिंता बॉर्डर पार इसलिए भी जोर पकड़ रही है क्योंकि मोदी ने डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दिया है। कई भारतीय कंपनियां एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइल सिस्टम और ड्रोन जैसे फील्ड में सरकार और सेना की जरूरतों के हिसाब से इन्वेस्ट कर रही है। भारत के भविष्य को सिक्योर करने के लिए जमीन और पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि दुश्मन की कोर स्ट्रेटजी को रोका जा सके। सबसे अहम बात, टाइमिंग का ख्याल रखा जा रहा है। 2013-14 में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए का था, जो 2024-25 में रिकॉर्ड 23,622 करोड़ तक पहुंच गया। 2029 तक इसे 50,000 करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। मतलब हथियारों की बिक्री पर जोर, और ये मेक इन इंडिया मिशन की शानदार इबारत का प्रमाण है। आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होमवर्क पूरा है। वो हर समस्या और सवालों का जवाब देने में यकीन रखते हैं।
असीम मुनीर ये जानता है कि मोदी के हिंदुस्तान से पार पाना उसके बूते की बात नहीं, और वैसे भी पाकिस्तान के पास उधार लेकर भी मिसाइल और ड्रोन खरीदने की औकात तो बची नहीं। भाई उधार तो तभी ना मिलेगा जब ब्याज चुकाने की हैसियत हो, वो हैसियत है ही नहीं इसके पास। हालात इतने बुरे हैं कि कराची और लाहौर में पुराने कपड़े के बाजार में सन्नाटा पसरा है। कड़ाके की ठंड है, पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं, लेकिन बाजार में खरीदार नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी ने उन हथियारों का सौदा भी शुरू कर दिया है जो दुनिया के लिए कबाड़ है। असीम मुनीर की मुसीबत देखें कि उसे पता है कि उसे एक्सपायरी माल चेपा जा रहा है, लेकिन वो आवाज नहीं उठा सकता भाई, जबकि नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया का परचम लहराते जा रहे हैं। युद्ध हुआ तो गोला बारूद से लेकर मिसाइल और रॉकेट सिस्टम तक स्वदेशी, किसी पर कोई डिपेंडेंसी नहीं। बॉस सब अपना होगा और अपने हथियार से फोड़ेंगे पाकिस्तान। मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ है। मोदी ने जो कहा वो पूरा किया, और एक बार नहीं बल्कि कई बार। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक मोदी के ये कथन दुनिया के कई मंचों पर गूंजते हैं। यही वो भरोसा है जो देशवासियों के लिए सुकून है और पाकिस्तान में टेंशन। मोदी से डर का जिक्र पाकिस्तान में इसलिए भी होता है क्योंकि उन्होंने आतंकियों की छाती को छलनी किया ही आतंकी आकाओं को भी बेचैन कर दिया है। इसके लिए उन्होंने किसी भी तरह का लोड नहीं दिया। इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर भी उन्हें रोक नहीं सका। We stopped a potential nuclear war between Pakistan and India, and the head of Pakistan, highly respected general, he's a field marshal, and also the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 10 million lives, maybe more, by getting that war. You know, 8 planes were shot down. That war was starting to rage. And he actually said the other day that President Trump saved 10 million lives, maybe more. So we solved all these wars. The only one. मुनीर ने ट्रंप की खुशामदी में व्हाइट हाउस के चक्कर लगाए, उनका नाम शांति पुरस्कार के लिए आगे बढ़ाया, रेयर अर्थ मिनरल्स का सौदा कर दिया, मगर मुल्ला मुनीर की तमाम कोशिशों को मोदी ने परवान नहीं चढ़ने दिया। मोदी ने कह दिया कि मई महीने में जो सीज फायर हुआ वो पाकिस्तान के गिराने और भारत के माफी देने की बदौलत मुमकिन हुआ, किसी भी तीसरे देश का कोई हस्तक्षेप नहीं। यही रुख प्रधानमंत्री मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर अपनाया, जिसे स्थगित करने के बाद 3 नदियों के पानी का इस्तेमाल भारत अपने हिसाब से कर रहा है। एक और जो नया प्रोजेक्ट है उसको जल्द ही उसका काम शुरू हो जाएगा, जिसका नाम है दोलस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट। इसकी कुल लागत 3200 करोड़ बताई जा रही है। ये 260 मेगावाट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, वो जनरेट करने जा रहा है। इससे पहले जो दोलस्ती स्टेज 1 प्रोजेक्ट था वो 390 मेगावाट का प्रोजेक्ट था और जो 2007 में ऑपरेट हुआ था। लेकिन अब क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी पूरी तरीके से स्थगित है और ऐसे में भारत की तरफ से लगातार उन तमाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स में तेजी लाई जा रही है। वाटर स्ट्राइक तो पहले ही मोदी साहब ने सिंदूर ऑपरेशन के बाद कर दी थी, लेकिन उसको कैसे इफेक्टिवली ग्राउंड पे रियलिटी में टर्न करना है वो दैट वाज पेंडिंग। बट अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे सावला कोड शुरू करवा दिया है, स्टेज 2 का डिसीजन ले लिया, दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी वेरी क्यूरियस एंड सिंसियर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द कंस्ट्रेंट्स जो भी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत लगे थे उनको रिमूव करके मैक्सिमम बेनिफिट ले। तैयारी पूरी है और इसकी छटपटाहट मुनीर गैंग के बीच साफ दिख रही है। तभी उसने फिर से पानी रोके जाने को मुद्दा बना दिया, जबकि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर दुलहस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना को मोदी सरकार ने हरी झंडी दे दी। यानी साफ है कि मोदी सरकार इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सीरियस है। हिंदुस्तान अपना पानी पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं देगा। बर्फ पिघलने दीजिए, पानी इधर ही रहेगा, और उस कथनी को मुकाम तक पहुंचाने का प्रमाण है जिसका जिक्र पीएम मोदी कई बार कर चुके हैं। यानी खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। मोदी के इसी रुख के बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय अब कह रहा है कि भारत अपने हिस्से के पानी का दुरुपयोग नहीं कर सकता। क्यों भाई? पानी हमारा, हम जो चाहे करेंगे। तुम जो है आतंकी भेज के दुरुपयोग कर रहे हो,
हमारे यहां के मासूम लोगों को मार रहे हैं और हम अपना पानी भी नहीं रोकेंगे। गजब है। पाकिस्तान ये गलतफहमी पाले बैठा है कि बर्फ की आड़ में घुसपैठ को अंजाम दे देगा और बॉर्डर के पास सक्रिय किए गए लॉन्च पैड से आतंकियों के हिंदुस्तान में दाखिल करा देगा। मगर इंडियन आर्मी आतंकियों को पाताल से ढूंढ निकालने में जुटी है। 30 से 35 पाकिस्तानी आतंकियों के छिपने का इनपुट मिलने के बाद उनकी तलाशी की जा रही है। पूरी फौज उतार दी गई है बॉर्डर के उन इलाकों में जहां से आतंकी ठिकानों को आसानी से ध्वस्त किया जा सके। ऐसी हर नापाक कोशिशों को नेस्तनाबूद करने के लिए जोजिला परियोजना में तेजी ला दी गई है। धारा 370 के हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास को एक नई दिशा मिली। जमीनी सतह पर बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। हम इस समय सोनमर्ग में हैं और जोजिला टनल की हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस समय बर्फबारी हो रही है, तापमान 0 से नीचे है, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी जोजिला टनल प्रोजेक्ट पर लगातार काम हो रहा है। खासतौर पर भारतीय सेना के लिए ये प्रोजेक्ट काफी अहम है। इस वक्त जब बर्फबारी होती है तो जोजिला दर पर बर्फ जमा हो जाती है और श्रीनगर जम्मू जो श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बंद हो जाता है, यानी यातायात के लिए बंद हो जाता है, जिससे भारतीय सेना को कहीं ना कहीं पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 1999 की करगिल युद्ध में भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना भारतीय सेना को करना पड़ा था। लेकिन अब जब ये योजना पूरी होगी, जब टनल का निर्माण है वो मुकम्मल होगा, तो उसके बाद देश की सेना किसी भी समय, किसी भी वक्त और किसी भी परिस्थिति में लद्दाख से जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर से लद्दाख जो है मूवमेंट कर सकती है। यानी स्ट्रेटजिकली कहें तो ये परियोजना, ये टनल बहुत ही राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसके लिए जरूरी है। 13 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल के अप्रैल महीने तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके जरिए कश्मीर घाटी को लद्दाख से साल के 12 महीने जोड़ा जा सकेगा। इंडियन आर्मी के लिए इस टनल का तैयार होना इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस दूरी को तय करने में 3.5 घंटे लगते थे उसे महज 15 मिनट में तय किया जा सकेगा। इस टनल की पहले अनुमानित रकम 12,000 करोड़ थी, मगर इसे सिर्फ 5,500 करोड़ में पूरा किया जा रहा है। कई सड़कों का चौड़ीकरण युद्ध स्तर पर जारी है। कोशिश यही है कि पाकिस्तान को उसकी हदों तक सीमित रखा जा सके और जरूरत पड़ने पर बॉर्डर के उस पार ही उन्हें दफन किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पाकिस्तान को एक तरफ से नहीं, कई मोर्चों पर भारत सरप्राइज दे रहा है। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब जो चैप्टर आपको बताने जा रहा हूं वो मुनीर एंड कंपनी को बहुत बड़ा शॉक देने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस दृश्य को देखकर हैरान रह जाएंगे। इसका ट्रेलर दिल्ली में दिखने भी लगा है। पाकिस्तान में चर्चा है, भारत साइलेंट योद्धाओं की फौज खड़ी कर रहा है। वो साइलेंट वॉरियर कौन है? पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में आज आपको वो सारी डिटेल बताऊंगा। साथ ही इंडियन आर्मी की वो ताकत भी दिखाऊंगा जिसकी गर्जना से मुनीर आर्मी को मुश्किल से ही नींद आएगी। मुनीर तुर्की जैसे देश में फोन भी घुमाने लगा है, कटोरा फैलाने लगा है। बस अब गिनती के दिन बचे हैं जब महाशक्ति बनते भारत की पूरी पिक्चर दुनिया के सामने आएगी। हो सकता है कि पाकिस्तान में कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाए, ऐसी तस्वीरें। पर न्यू इंडिया की झांकी कैसे होने वाली है, आप इसका फर्स्ट टीजर देख रहे हैं। इस बार कर्तव्य पथ पर अद्भुत शौर्य और मेड इन इंडिया दिव्यास्त्रों का दम दिखेगा। ऑपरेशन सिंदूर में जो हथियार पाकिस्तान को घुटनों पर ले आए, उनका परचम दिखेगा। मजबूत इच्छा शक्ति और समृद्ध हिंदुस्तानी संस्कृति का चटक रंग दिखेगा और दिखेगा वो नजारा
जो इससे पहले आपने गणतंत्र दिवस की परेड में कभी नहीं देखा होगा। परेड ग्राउंड पर जवानों के बूटों की गर्माहट के बीच होगा बैक्ट्रियन ऊंट, जो 18,000 फीट ऊंची बर्फीली चोटियों पर सेना का साजो सामान पहुंचा सकता है। कर्तव्य पथ पर जवानों के साथ कदमताल करते दिखेंगे जांस्कर पोनी, जो सियाचिन में 40 डिग्री टेम्परेचर में भी आसानी से कदमताल कर सकता है। रामपुर हाउंड डॉग, जो तेज रफ्तार से दौड़कर दुश्मन की गर्दन को दबोच सकता है। और आसमान में खतरनाक ड्रोन को नाकाम करने वाला घातक रैप्टर, जो बन जाता है दुश्मन का काल। इस बार पहली दफा परेड में भारतीय सेना के पशु दस्ते को शामिल किया गया है। इसमें इंडियन आर्मी के वो तमाम अदृश्य योद्धा हैं जिन्हें आप में से कई लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर इस बार हथियारों के शोर के बीच में वो साइलेंट योद्धा भी नजर आने वाले हैं, जो कि शांत रहकर देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। पहली बार कर्तव्य पथ की इस परेड के अंदर खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी उन शांत योद्धाओं की जिन्हें अनसीन वॉरियर्स कहा जाता है। लद्दाख के क्षेत्र में -40 के तापमान में रहने वाले 2 कुबड़ वाले ऊंटों का टोला पहली बार कर्तव्य पथ पर चलने वाला है, जो कि -40 के तापमान में भी भारी भरकम वजन उठाने में सेना का हाथ बटाते हैं। इसी के बीच में जांस्कर पोनी यानी कि छोटे कद वाले जो घोड़े होते हैं, जो कि सेना के लिए एक लाइफलाइन के तौर पर देखे जाते हैं, उनकी टोली भी पहली बार कर्तव्य पथ पर चलती नजर आएगी। इसी के बीच में सबसे सुंदर प्रभावशाली तस्वीर आपको नजर आने वाली है उन बाजों के टोले को लेकर, जो कि एक प्रशिक्षित टोला है, जो कि दुश्मन को बॉर्डर के क्षेत्र के अंदर ही उनके जो ड्रोन्स होते हैं उन्हें आसमान में ही पकड़कर दबोचकर नष्ट कर देता है। और आखिरी में बात की जाएगी उस डॉग स्क्वाड की, जो अपनी ईमानदारी और सूंघने की क्षमता का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। यानी कि इस आधुनिकता के ज़माने में, आधुनिकता के डिफेंस पोर्टफोलियो के बीच में ये जो साइलेंट योद्धा हैं, जो शांत रहकर बड़ी खामोशी से, बड़ी चतुराई से, नेचुरल तरीके से सेना का बल बढ़ाते हैं, वो अपनी प्रदर्शनी का हिस्सा दिखाएंगे, जिससे ये सिद्ध होगा कि भारत सांस्कृतिक, पारंपरिक और साथ ही साथ तकनीकी तौर पर भी अपनी डिफेंस के लिए नई मिसालें तैयार करने को तैयार है। 26 की गणतंत्र दिवस परेड में आत्मनिर्भर भारत थीम के तहत किन स्वदेशी हथियारों का दम दिखेगा, ब्रह्मोस, अग्नि, आकाश, लेजर हथियार और किन दिव्यास्त्रों का दम दिखेगा, उनके कुछ सैंपल देखिए। महाघातक ब्रह्मोस की रेंज इस्लामाबाद से लेकर पिंडी और पेशावर तक। अचूक अस्त्र आकाश, जो परवाज भरते किसी भी फाइटर जेट को कबाड़ बना देता है। भारत का भरोसेमंद रणथर अर्जुन टैंक, जिसका गोला कराची तक खलबली मचा देता है। ये सिर्फ हथियार नहीं है, दुश्मन का काल है। ये आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की शान है। इन पर आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात उन अनसीन वॉरियर्स की जिनका देश की रक्षा में अहम योगदान है। कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के मूक योद्धा के इस दस्ते की अगुवाई करेंगे ये 2 बैक्ट्रियन कैमल। परेड में वेटनरी कोर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन यही बैक्ट्रियन कैमल यानी डबल हम्प ऊंट होगा। 2 कुबड़ वाला ये ऊंट हाई एटीट्यूड एरिया में इस वक्त सेना का सबसे बड़ा मददगार साबित हो रहा है। कर्तव्य पथ की परेड में गलवान और राजू नाम के 2 बैक्ट्रियन कैमल कदमताल करते नजर आएंगे। इन ऊंटों की खासियत क्या है, ये भी जान लीजिए। 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन कैमल -40 डिग्री टेम्परेचर तक सरवाइव कर सकते हैं, 18,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं, 200 किलो से ज्यादा का वजन ले जा सकते हैं, एक बार में 35 गैलन पानी पी जाते हैं, 2 हफ्ते यानी करीब आधे महीने तक बगैर कुछ खाए पिए रह सकते हैं। भारतीय सेना के पास दर्जन भर से ज्यादा ऐसे मंगोलियाई बैक्ट्रियन ऊंट हैं जो लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में सरहद तक रसद सप्लाई करते हैं। सेना इन ऊंटों का इस्तेमाल पेट्रोलिंग के लिए भी करती है। इंडियन आर्मी का दूसरा अदृश्य योद्धा जांस्कारी पोनी है। बर्फीली चोटियों पर जहां
सांस उखड़ने लगती है, उन विषम परिस्थितियों में यह जवानों का भरोसेमंद साथी है। जांसकारी पोनी भी बैक्टीरियन ऊंट की तरह -40 डिग्री टेम्परेचर तक झेल सकता है। 70 से 80 किलो तक का वजन लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। सियाचिन जैसे दुर्गम फ्रंट पर इसका इस्तेमाल रसद और लॉजिस्टिक ले जाने के लिए किया जाता है। अब बारी आती है दुश्मन के ड्रोन के लिए काल साबित होने वाले इस शिकारी पक्षी की। इसके सिर पर एक छोटा सा कैमरा रहता है और इनको इस तरह से तैयार किया गया है ताकि बेहद छोटे ड्रोन को भी ये गिरा सकें। इन रैप्टर्स का प्रयोग सेना दुश्मन की टोह लेने और छोटे ड्रोन को गिराने में इस्तेमाल करती है। ड्रोन को मार गिराने वाली इन चीलों को खास ट्रेनिंग दी गई है। हवा में उड़ते ड्रोन को आइडेंटिफाई कर ये उस पर हमला कर देती हैं। आज की जंगों में जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, ये चील बेहद कारगर अस्त्र के तौर पर देखी जा रही है और इसीलिए इसे कर्तव्य पथ की परेड में शामिल किया गया है। भारतीय मूक योद्धाओं की श्रेणी में अब बारी आती है आर्मी के श्वान स्क्वाड की। इस साल 26 जनवरी को होने वाली परेड में रोबोटिक डॉग्स के अलावा असली डॉग्स भी नजर आएंगे। भारतीय नस्ल के डॉग्स में मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिप्पी पराई, कोम्बई और राजा पलायम नस्ल के डॉग शामिल हैं। इन सब डॉग्स को आरवीसी यानी रिमाउंड एंड वेटरनरी कार्प में तैयार किया गया है, जबकि इनको ट्रेनिंग आर्मी डॉग ट्रेनिंग स्कूल में दी गई है। आर्मी डॉग्स प्रोटेक्टिव गियर्स, कैमरे, ट्रैकिंग डिवाइस और कम्युनिकेशन डिवाइस के साथ लैस होकर वार जोन में जाते हैं, जिससे सेना के जवानों को अपना बचाव करने और दुश्मन को मारने में सहूलियत होती है। परेड में आपको भारतीय सेना के रोबोटिक डॉग्स का जलवा भी दिखेगा। संजय नाम का रोबोटिक डॉग्स मल्टीटास्क में माहिर है। साथ ही रोबोटिक म्यूल यानी सामान ढोने वाले रोबोटिक पशु भी दिखेंगे, जो मॉडर्न वार जोन की जरूरत है। ये आधुनिकता आपको देखने को मिलेगी इस रोबोटिक म्यूल से जो आगे बढ़ रहा है। और इसकी विशेषता यह है कि ये मैनुअली चलने वाले जो डॉग स्क्वाड होते हैं उससे बेहद अलग है। और आप देखेंगे कि खाड़ियों के बीच में, जंगलों के बीच में, उबड़ खाबड़ रास्तों पर, पथरीले रास्तों पर या फिर सनी हुई मिट्टी के तले भी जाने में इसे किसी तरीके की मुश्किलात नहीं होती। 26 जनवरी को जब दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान के कर्तव्य पथ पर होंगी तो उसमें सबसे ज्यादा चर्चा इस रोबोटिक म्यूल की होगी। हिंदुस्तान की डिफेंस स्ट्रेंथ में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, जब रोबोटिक म्यूल का दस्ता कर्तव्य पथ पर राष्ट्र प्रेरित धुन पर कदमताल करेगा तो दुश्मनों के दिल बैठने की 100% गारंटी है। टेक्नोलॉजी और साहस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है ये रोबोटिक म्यूल। इंडियन आर्मी रोबोटिक्स पर जबरदस्त काम कर रही है। इसी प्रोग्राम के तहत इसे तैयार किया गया है। इसकी खासियत है कि ये साइलेंट तरीके से दुश्मन के घेरे में घुसपैठ करेगा और फिर सटीक फायर से उन्हें तहस नहस कर देगा। ये सेना के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट का भी काम करेगा। ये अपने स्ट्रक्चर्स भी चेंज कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है बॉम्ब्स को। और इसके अंदर जो कैमरास लगे हुए हैं इससे साफ तौर पर एक वाईफाई की स्पीड के अंदर कम से कम 70 मीटर तक की दूरी पर ऑपरेट किया जा सकता है। खासियत यहाँ पर ये एक और मैं आपको बताते चलूँ कि ये भी सेना का साथी है और उन्हें अलर्ट करने का काम करता है। जंगलों के बीच में, पानी झरने के बीच में साफ तौर पर इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इसलिए बनाई गई है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैनुअली भी जो डॉग्स हैं वो यहाँ पर ऑपरेट करते हैं, क्योंकि जब आतंकी हमला करते हैं तो इनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है उन्हें खदेड़ने में। वहीं दूसरी तरफ जो रोबोटिक म्यूल है इसकी विशेषता यह है कि ये आतंकियों को संदेश देने की कोशिश जो है वो भी करता है। कर्तव्य पथ पर महाशक्ति बनते भारत की ऐसी पिक्चर दुनिया के सामने आने वाली है जिसे देखकर मुनीर और शहबाज का पसीना छूट जाएगा। पहलगाम हमले के बाद मई 2025 में किए गए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने सीमा पार पाकिस्तान में घुसकर आतंक के ठिकानों के खिलाफ जिन हथियारों से बड़ी सैन्य कार्रवाई की थी उन हथियारों का विशेष प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें स्कैल्प मिसाइल और हैमर बम का दम दिखेगा। राफेल विमानों से दागी गई ये मिसाइलें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का मुख्य हिस्सा थी।
कॉमिकेज और हारोप जैसे आत्मघाती ड्रोन जिन्होंने आतंकी अड्डों पर सटीक निशाना लगाकर पाकिस्तान को बंकर में छुपने पर मजबूर कर दिया था, उनका भी प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद बनाई गई विशेष भैरव बटालियन का दस्ता भी पहली बार मार्च पास्ट करता नजर आएगा। साथ ही गणतंत्र दिवस पर खास झलकियां देखने को मिलेंगी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े उन खास हथियारों की जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को मकाम तक पहुंचाया है। फिलहाल हमारी मौजूदगी कर्तव्य पथ पर है, जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाते चलूं, जहां से कुछ ही दिनों में वो हथियार गुजरेंगे, उनकी एक गूंज गुजरेगी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बनाया। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाते चलूं कि तैयारियां बड़े पैमाने पर चल रही हैं, जहां पर वीआईपी, वीवीआईपी, कई अंतर्राष्ट्रीय मेहमान जो हैं वो गणतंत्र दिवस का हिस्सा बनने वाले हैं। आपको बताते चलें कि यहाँ पर स्कैल्प मिसाइल और हैमर बम जो हैं, जिन्होंने राफेल विमानों से दागी गई थी, उन मिसाइलों को भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। जिसके बाद लॉइटरिंग म्यूनिशंस होंगे, जैसे कि हारोप, कामिकेज ड्रोन जिन्हें आतंकी अड्डों को सटीक निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, भैरव बटालियन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गठित इस विशेष लाइट कमांडो बटालियन का दस्ता पहली बार परेड में मार्च करता नजर आएगा, जिसके बाद आईएफएस के इंडियन एयरफोर्स के स्ट्राइक प्लेटफॉर्म राफेल और तेजस जैसे विमानों की एक विशेष फ्लाई पास्ट भी जो है वो दर्शकों को देखने को मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर साल 2025 जो था वो भारत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से ही और ज्यादा ऊंचे मकाम पर पहुंचाता है। और ऐसे में कर्तव्य पथ से नई दिल्ली से जब इन हथियारों का टोला यहां से गुजरेगा गणतंत्र दिवस पर, तो यह एक और नई छाप, एक नई मिसाल की तस्वीर भी दिखाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में जिन ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे, वो ब्रह्मोस फ्रंट लाइन में चलेंगे। ब्रह्मोस की स्पीड 3700 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर कर दी गई। सेना की तीनों विंग इसका इस्तेमाल कर रही हैं। यही नहीं, अभी ब्रह्मोस के अपडेटेड वर्जन ब्रह्मोस 2 पर भी काम हो रहा है, जिसकी स्पीड 7 मैक यानी 8500 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी पलक झपकते ही पाकिस्तान का कोई भी इलाका मिसाइल पावर में आकाश, प्रलय और स्वदेशी दिव्यास्त्र MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 मिसाइल की तकनीक का प्रदर्शन भी किया जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो इस बार कर्तव्य पथ की परेड आत्मनिर्भर भारत थीम के तहत स्वदेशी हथियारों पर ज्यादा जोर रहेगा। टैंक और आर्टिलरी की बात करें तो T-90 भीष्म टैंक, अर्जुन MK-1A टैंक, K9 वज्र और M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर के साथ ही पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का प्रदर्शन दुश्मन के होश उड़ा देगा। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। युद्धों में वही जीतता है जिसके पास हथियारों और गोलों का कभी न खत्म होने वाला भंडार हो। रूस यूक्रेन जैसे युद्धों ने सिखाया कि अगर आप दूसरे देशों से गोला बारूद मंगाते हैं तो ऐन मौके पर आपकी तोपें खामोश हो सकती हैं। इसीलिए भारत ने मेक इन इंडिया पर जोर दिया और इसका असर भी दिख रहा है। भारतीय सेना के लिए इस्तेमाल होने वाले 91% गोला बारूद देश में बन रहे हैं। हाल ही में स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम के परीक्षण के दौरान हाई पावर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, जो दुश्मन के फिक्स्ड विंग ड्रोन, स्वार्म ड्रोन, मिसाइल, जेट और जासूसी सेंसर को कुछ ही सेकंड में राख कर सकता है।
देश की जनता जानती तो है कि भारतीय डिफेंस फोर्सेस ने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, लेकिन किन हथियारों से अंजाम दिया इसकी तस्वीर भी इस बार कर्तव्य पथ से गुजरेगी। और इसीलिए ये भव्य तैयारियां जो हैं वो उन दुश्मन देशों को दिखाने के लिए, तस्वीर को कायम करने के लिए भी ज़रूरी है कि भारत पर बुरी निगाहें बड़े बुरे पैमाने उनके देश के इतिहास के पन्नों पर दर्ज कर सकते हैं। बदलते समय के साथ साथ जंग के तौर तरीके बदल रहे हैं। भारत में स्वदेशी हथियारों की गारंटी मजबूत हो रही है और भारतीय सेना का मनोबल भी लगातार मजबूत हो रहा है, जिसके प्रमाण बॉर्डर तक दिख रहे हैं और इसकी झलक 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर भी नजर आने वाली है। दिल्ली से शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।